अच्छा, तो स्पर्मेटोसाइटिक ट्यूमर्स डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हमने जो सेमिनोमास डिस्कस किए उसके बरक्स यहाँ पे जो है स्पर्मेटोसाइटिक ट्यूमर्स में ना ही लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट होगा, ना ही ग्रेन्युलोमास होंगे और ना ही सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होगी, और ना ही ये एडमिक्स्ड होंगे बाकी जर्म सेल ट्यूमर हिस्टोलॉजीज़ के साथ, ना ही ये एसोसिएटेड हैं जर्म सेल न्यूप्लेजिया के साथ इन सीटू, और ना ही ये मेटास्टेसाइज करेंगे। तो इस तरह के ये ट्यूमर्स जो हैं यूजुअली कंप्राइज करते हैं, इनमें पोलीगोनल सेल्स होते हैं वेरिएबल साइजेस के, जो कि नोड्यूल्स या शीट्स की फॉर्म्स में अरेंज्ड होंगे। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। तो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा एक इल डिफाइंड इन्वेजिव मासेस की तरह जो है ये प्रेजेंट करता है, जिसमें हमें फोकाई ऑफ देखें हेमरेजेस भी मिलेंगे और नेक्रोसिस। इसमें जो प्राइमरी लीजन है वो छोटी भी हो सकती है, इवन पेशेंट्स जो हैं वो सिस्टेमिक मेटास्टेसिस के साथ भी हो सकता है। यानी अगर पेशेंट को सिस्टेमिक मेटास्टेसिस भी हो गई फिर भी उसमें प्राइमरी लीजन बेशक छोटी भी हो सकती है। ट्यूमर के सेल्स जो हैं वो लार्ज होंगे, इनमें इसकी हिस्टोलॉजी भी साथ साथ देखते जाएं। ट्यूमर के सेल्स लार्ज हैं, बेजोफिलिक इनका साइटोप्लाज्म है, इनडिस्टिंक्ट सेल बॉर्डर हैं और न्यूक्लियाई लार्ज है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई भी मौजूद है। नियोप्लास्टिक सेल्स अरेड हो सकते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सॉलिड शीट्स, या फिर ये प्रिमिटिव ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं और इररेगुलर पेपिलाई। तो इस फिगर में भी ये दिखाया गया शीट्स और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, प्रिमिटिव ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियाई देखें बड़े बड़े से और हाइपरक्रोमेटिक हैं। अब मोस्ट केसेस जो हैं उनमें सेल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर जर्म सेल ट्यूमर, जैसे फॉर एग्जांपल यॉर्क सैक ट्यूमर, टेराटोमा, कोरियोकार्सिनोमा, ये भी इसमें एडमिक्स्ड होते हैं एम्ब्रियोनल एरियाज़ के साथ। प्योर जो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है वो सिर्फ 2% to 3% ऑफ ऑल टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ये यॉर्क सैक ट्यूमर। ये बहुत ही कॉमन प्राइमरी टेस्टिकुलर न्यूप्लाज्म है चिल्ड्रन में, जो कि 3 years ऑफ एज से यंगर होते हैं। तो इस एज ग्रुप में ये इसकी प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छी होती है। एडल्ट्स में यॉर्क सैक का ट्यूमर जो है वो ऑफन एडमिक्स होगा एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा के साथ। अब ये इस तरह के ट्यूमर्स लार्ज होते हैं और वेल डिमार्केटेड होंगे। ये लो क्यूबॉइडल से लेके कोलमनार एपिथेलियल सेल्स के बने होंगे, जो कि माइक्रोसिस्ट बना देंगे या लेस लाइक रेटिकुलर पैटर्न बना सकते हैं, शीट्स, ग्लैंड्स और पेपिला। इसमें भी हमें ये लूजली टेक्सचर्ड माइक्रोसिस्टिक टिश्यू नज़र आ रहा है, पेपिलरी स्ट्रक्चर्स भी जो कि रिजेंबल कर रहे हैं डेवलपिंग ग्लोमेरुलस को। ठीक है, इसमें हम शिलर डुअल बॉडीज हम इनको कहेंगे। शिलर डुअल बॉडीज यानी जिसमें एक सिस्टिक स्पेस होती है, बीच में एक ब्लड वेसल होती है और सराउंडिंग में वो ट्यूमर के सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिस्टिंक्टिव फीचर यही है कि हमें प्रेजेंस मिलती है स्ट्रक्चर्स की जो बिल्कुल प्रिमिटिव ग्लोमेरुलाई को रिजेंबल कर रहे हैं, जिनको हम सो कॉल्ड शिलर डुअल बॉडीज़ कह रहे हैं। अब इस तरह के ये जो ट्यूमर्स हैं यॉर्क सैक ट्यूमर, इनमें हमें यूसिनोफिलिक हाइलाइन ग्लोब्यूल्स मिलते हैं, जिनमें अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन और अल्फ़ा फीटोप्रोटीन होगा। ठीक है, उन ग्लोब्यूल्स के अंदर, जो कि हम इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेक्निक्स के थ्रू देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है ट्यूमर कोरियोकार्सिनोमा। ये ट्यूमर है जिसमें बहुत ज़्यादा प्लूरीपोटेंशियल नियोप्लास्टिक जर्म सेल्स जो हैं उनसे ये डिफ्रेंशिएट हुआ है। यानी इस ट्यूमर में कोरियोकार्सिनोमा में जो प्लूरीपोटेंशियल नियोप्लास्टिक जर्म सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे और उन सेल्स में डिफ्रेंशिएट होंगे जो कि बिल्कुल प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट को रिजेंबल करेंगे। ठीक है, जैसे प्लेसेंटा में ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं। अब प्राइमरी ट्यूमर जो है वो स्मॉल होगा, नॉन पाल्पेबल होगा। इवन पेशेंट्स जो हैं उनको एक्सटेंसिव मेटास्टेटिक डिजीज़ भी हो सकती है, उनमें भी स्मॉल या नॉन पाल्पेबल मिल सकता है हमें ये कोरियोकार्सिनोमा। अब ये ट्यूमर बना हुआ है शीट्स का स्मॉल क्यूबॉइडल साइटोट्रोफोब्लास्ट लाइक सेल्स, जो कि इरेगुलरली इंटरमिंगल्ड हैं विथ, या फिर ये कैप हुए हुए हैं बाय द लार्ज यूजिनोफिलिक सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट लाइक सेल्स के साथ, जिनमें मल्टीपल डार्क प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लिया है। अब इस फिगर में भी देखें तो दोनों साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, जिनमें हमें सेंट्रल सिंगल न्यूक्लिया नज़र आ रहा है एरो हेड के साथ देखें, और इसके अलावा सिंसिशियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जिनमें हमें मल्टीपल डार्क न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं इम्बेडेड इन द यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। सॉरी, ये जो है साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं जिनमें हमें सिंगल सेंट्रल न्यूक्लिया मिल रहा है, और ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं मल्टीपल डार्क न्यूक्लिया के साथ जो यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म में इम्बेडेड है। ठीक है, और हेमरेज और नेक्रोसिस भी हमें यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ये हो गया कोरियोकार्सिनोमा। तो इसमें HCG भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंसिशियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स के अंदर बाय द इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग। लास्ट है मॉर्फोलॉजी टेराटोमा की। टेराटोमा ट्यूमर होता है जिसमें
न्यूप्लास्टिक जर्म सेल्स डिफ्रेंशिएट करेंगे अलॉन्ग मल्टीपल सोमेटिक सेल लीनिएजेस। ठीक है, मल्टीपल लीनिएजेस में ये डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इस तरह के ये जो ट्यूमर्स हैं ये फर्म मासेस बनाएंगे जो जिनमें सिस्टिक और रिकॉग्नाइजेबल एरियाज होंगे कार्टिलेज के। तो ये किसी भी एज में हो सकते हैं, इन्फेंसी से लेके एडल्ट लाइफ तक। प्योर जो फॉर्म्स होती हैं इस टेराटोमा की वो फेयरली इन्फेंट्स में और चिल्ड्रन में कॉमन है, बीइंग सेकंड इन फ्रीक्वेंसी ओनली टू द यॉर्क सैक ट्यूमर। एडल्ट्स में इस तरह के जो प्योर टेराटोमास हैं वो रेयर होते हैं, तकरीबन 2% to 3% जर्म सेल ट्यूमर्स होंगे, और बाकी ट्यूमर्स जो हैं कॉम्बिनेशन के साथ देखे गए हैं बाकी हिस्टोलॉजिक टाइप्स के साथ, प्योर नहीं होंगे कॉम्बिनेशन में। ये टेराटोमास हेट्रोजीनस हेल्टर स्केल्टर कलेक्शन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स के बने होंगे या ऑर्गेनाइड स्ट्रक्चर्स के, जैसे कि न्यूरल टिश्यू का होगा, इसमें होगा मसल बंडल्स होंगे, आइलैंड ऑफ कार्टिलेज, क्लस्टर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रक्चर्स जो कि रेमिनिसेंट हैं थायरॉयड ग्लैंड के, ब्रोंकाइल एपिथेलियम भी मिल सकता है, और बिट्स मिल सकते हैं इंटेस्टाइनल वॉल के या ब्रेन का सब्सटेंस मिल सकता है। ये सारे जो हैं फाइब्रस या मिक्सड स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ फिगर में दिखाया गया है। ये टेराटोमा दिखाए गए हैं, टेस्टिकुलर टेराटोमास, जिनमें मैच्योर सेल्स हैं फ्रॉम द एंडोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल लाइंस। ठीक है, इन सब में दिखाया गया है। तो ये 4 डिफरेंट फील्ड्स हैं फ्रॉम द सेम ट्यूमर स्पेसिमन, जिसमें हमें न्यूरल मिल रहा है एक्टोडर्मल ओरिजिन का इस फिगर में, ये ग्लैंडुलर है जो एंडोडर्मल ओरिजिन का है, कार्टिलेजिनस मेसोडर्मल ओरिजिन, एंड स्क्वामस एपिथेलियल एलिमेंट्स। प्री प्यूबर्टल मेल्स में टेराटोमास बिनाइन होते हैं, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द टेराटोमास पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स में मेलिग्नेंट होते हैं और कैपेबल होते हैं कि वो मेटास्टेसाइज भी कर सकते हैं रिगार्डलेस वेदर वो कंपोज हुए हैं मेच्योर या इमेच्योर एलिमेंट्स के, लेकिन उन्होंने प्यूबर्टी के बाद मेटास्टेसाइज करना है। अब रेयरली क्या होता है, नॉन जर्म सेल जो ट्यूमर होता है वो इस टेराटोमा में अराइज कर सकता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं टेराटोमा विथ मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब एग्जांपल इस तरह के न्यूप्लाज्म्स की हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा और वेरियस सार्कोमास। तो ये जो नॉन जर्म सेल मेलिग्नेंसीज हैं ये थेरेपीज से रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगी, जो कि इस तरह के मेटास्टेटिक जर्म सेल ट्यूमर्स को हम देते हैं इफेक्टिव होती हैं, लेकिन उनको नहीं रिस्पॉन्ड करेंगी। ठीक है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। बस जो ओनली होप होती है इस तरह के केसेस की, इनके क्योर की, वो है कि हमने इनकी सर्जिकल रीसेक्शन करनी होगी। दैट्स इट। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। तो टेस्टिकुलर न्यूप्लाज्म्स में पेशेंट जिनको टेस्टिकुलर जर्म सेल न्यूप्लाज्म से वो ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली पेनलेस टेस्टिकुलर मास के साथ प्रेजेंट करेंगे, दैट जो कि याद रखिएगा ट्रांसलूसेंट नहीं होगा, अनलाइक जिस तरह हमने हाइड्रोसील में देखा ट्रांस इल्यूमिनेंस का फिनोमेना, क्योंकि उसमें फ्लूइड होता है, लेकिन ये टेस्टिकुलर कार्सिनोमा ट्रांसलूसेंट नहीं होगा। तो इस तरह के टेस्टिकुलर न्यूप्लाज्म्स की बायोप्सी जो है वो एसोसिएट होती है विथ रिस्क फॉर ट्यूमर स्पिलेज, यानी ये ब्लड में या किसी और रूट से स्प्रेड कर सकते हैं, स्पिलेज हो सकता है ब्लड के अंदर बायोप्सी के दौरान। तो ये नेसेसिटेट करेगा कि एक्सीजन ऑफ द स्क्रोटल स्किन इन एडिशन टू ऑर्किएक्टोमी, तो स्किन को भी जो है वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली जो स्टैंडर्ड है मैनेजमेंट का सॉलिड टेस्टिकुलर मास का वो होता है रेडिकल ऑर्किएक्टोमी की जाती है, जिसमें सारे कंटेंट निकाल दिए जाते हैं बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ मैलिग्नेंसी। कुछ जो ट्यूमर्स हैं स्पेशली जो नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल न्यूप्लाज्म्स हैं वो मेटास्टेसाइज कर सकते हैं वाइडली बाय द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है, उस टाइम पे वो मेटास्टेसाइज हुए होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पाल्पेबल टेस्टिकुलर लीजन। सेमिनोमास और नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर्स जो है वो अपने बिहेवियर और क्लिनिकल कोर्स में डिफ़र करते हैं। सेमिनोमास ज़्यादातर टेस्टिस की तरफ ही कन्फाइंड रहते हैं लॉन्ग पीरियड्स तक, और ये कंसिडरेबल साइज़ तक रीच कर जाएंगे बिफोर कि ये डायग्नोस किया जाए। इनमें मेटास्टेसिस जो है मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर होती है इलियक और जो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं, पार्टिकुलरली अपर लंबर रीजन के। हेमेटोजेनस मेटास्टेसिस इसमें जो है लेट कोर्स ऑफ डिजीज़ में हो सकती है, जबकि जो नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल न्यूप्लाज्म है ये अर्लियर ही मेटास्टेसाइज कर जाएंगे लिम्फेटिक के थ्रू भी एज वेल एज हेमेटोजेनस रूट। हेमेटोजेनस वाली ज़्यादा कॉमन लंग में और लिवर में होगी, याद रखिएगा। और मेटास्टेटिक लेजन्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे प्राइमरी टेस्टिकुलर ट्यूमर को, या फिर उनमें हमें बाकी जर्म सेल ट्यूमर्स के भी कंटेंट मिल सकते हैं जो मेटास्टेसिस हो गई है उस लेजन में। Assay of the tumor markers secreted by germ cell tumor is important in 2 ways, कि इस तरह के जो मार्कर्स हैं जो टेबल में भी समराइज्ड है अलॉन्ग विद द salient clinical and morphologic features, ये हेल्पफुल होते हैं डायग्नोस्टिकली भी और बहुत वैल्यूएबल हैं इन द फॉलोइंग रिस्पॉन्स ऑफ द ट्यूमर टू द थेरेपी आफ्टर द डायग्नोसिस इज एस्टेब्लिश्ड।
तो इस टेबल में देखिए हमने डिफरेंट इसके मार्कर डिस्कस किए, HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन, तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब इनमें जो HCG है ये ऑलवेज एलिवेटेड होता है पेशेंट्स में जिनको कोरियोकार्सिनोमा है, और जैसा कि हमने नोट किया ये मिनिमली एलिवेटेड होता है उन इंडिविजुअल्स में जिनको बाकी जर्म सेल ट्यूमर्स हैं जिनमें सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट मौजूद होगी, तो उनमें HCG एलिवेटेड होगा। अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ा हुआ होता है टेस्टिकुलर न्यूप्लाज्म्स में, जो कि इंडिकेट करता है कि यॉर्क सैक ट्यूमर का इसमें कंपोनेंट है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के भी एलिवेटेड लेवल जो है वो कोरिलेट करेंगे ट्यूमर बर्डन के साथ। ट्रीटमेंट क्या है टेस्टिकुलर जर्म सेल न्यूप्लाज्म्स का? ट्रीटमेंट इनकी जो है रिमार्केबल क्लिनिकल सक्सेस स्टोरी है। तकरीबन रफली 8000 न्यू केसेस टेस्टिकुलर कैंसर के यूएस में हर साल आ रहे हैं। फ्यूअर देन 400 मैन जो है एक्सपेक्ट कर जाते हैं टू डाई ऑफ द डिजीज़। सेमिनोमा जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रेडियो सेंसिटिव होता है और लोकलाइज रहता है लॉन्ग पीरियड्स तक, तो इसकी अच्छी बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है सेमिनोमास की। मोर देन 95% पेशेंट जिनको एंड स्टेज डिजीज़ है उनको भी क्योर किया जा सकता है। अब जो नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स हैं उनकी हिस्टोलॉजिक सब टाइप इन्फ्लुएंस नहीं करती थेरेपी को। तकरीबन 90% पेशेंट अचीव करते हैं कंप्लीट रेमिशन। एग्रेसिव कीमोथेरेपी अगर दी जाए तो उससे कम्प्लीटली रेमिशन हो जाएगी और मोस्टली क्योर हो जाएंगे। एक्सेप्शन है इसमें कोरियोकार्सिनोमा की, जो कि पुअर प्रोग्नोसिस के साथ, याद रखिएगा, एसोसिएटेड होता है। सारे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के साथ रिकरेंस टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस जो है वो ज़्यादातर फर्स्ट 2 years ऑफ एज आफ्टर द ट्रीटमेंट उनमें रिकरेंस हो जाती है अलॉन्ग विथ मेटास्टेसिस। दैट्स इट। यहाँ पे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की समरी देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि टेस्टिकुलर न्यूप्लाज्म बहुत ही कॉमन कॉज है पेनलेस टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट के, तो ये इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहे हैं जिनमें अनडिसेंडेड टेस्टिस हो और टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस हो। जर्म सेल ट्यूमर्स हमने कहा 95% टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं और ये सर्टोलाई और लेडिग सेल्स से अराइज करेंगे। जर्म सेल ट्यूमर सिंगल प्योर हिस्टोलॉजिक पैटर्न के बने हो सकते हैं 60% केसेस में, या फिर 40% केसेस में वो मिक्स्ड पैटर्न के बने होंगे। मोस्ट कॉमन इनका हिस्टोलॉजिक पैटर्न जर्म सेल ट्यूमर्स का होता है सेमिनोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, यॉर्क सैक ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा एंड टेराटोमा। मिक्स्ड जो ट्यूमर्स हैं उनमें मोर देन 1 एलिमेंट होगा। मोर कॉमनली उनमें एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा और टेराटोमा और यॉर्क सैक ट्यूमर होता है, ठीक है। ये मिक्स्ड फॉर्म में होंगे, साथ होंगे। क्लिनिकली टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर को डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स के अंदर। एक होते हैं सेमिनोमास, दूसरे नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर्स। सेमिनोमास टेस्टिस की तरफ ही कन्फाइंड रहते हैं लॉन्ग टाइम और फिर वो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड तक स्प्रेड करेंगे। उनमें डिस्टेंट स्प्रेड रेयर होता है, लेकिन नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर अर्लियर ही स्प्रेड कर जाएंगे लिम्फेटिक और ब्लड वेसल्स के थ्रू। HCG हमने कहा सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है और ये एलिवेटेड होता है, ऑलवेज एलिवेटेड होता है कोरियोकार्सिनोमास में और उनमें जिनमें सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट पाई जाए उन सेमिनोमास में, ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन यॉर्क सैक ट्यूमर कंपोनेंट जब होगा तो उसमें एलिवेटेड होगा। दैट्स इट। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का प्रोस्टेट। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टेटाइटिस, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। सो सबसे पहले बताया गया कि प्रोस्टेट को डिवाइड किया गया है बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट रीजन्स के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पेरिफेरल और ट्रांजिशन जोन्स आ जाते हैं। इस फिगर में देखिए यहाँ पे एडल्ट प्रोस्टेट की फिगर बना हुआ है। नॉर्मल प्रोस्टेट में सेवरल डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं जिसमें सेंट्रल जोन है और पेरिफेरल जोन है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल जोन जो है ये भी इसमें मौजूद है और इसके अलावा पेरी यूरिथ्रल जोन, यहाँ पे पेरी यूरिथ्रल जोन है। मोस्ट जो कार्सिनोमास है वो इस पेरिफेरल ग्लैंड जो ग्लैंड है ऑर्गन का उससे अराइज करते हैं, जबकि नोडुलर हाइपरप्लेजिया जो मोस्ट सेंट्रली सिचुएटेड ग्लैंड है उससे अराइज करेगा, नोडुलर हाइपरप्लेजिया। अब जो टाइप्स हैं प्रोलिफरेटिव लेशंस की वो डिफरेंट हैं हर एक रीजन में। फॉर एग्जांपल मोस्ट जो हाइपरप्लास्टिक लेशंस होती हैं वो हमारे इनर ट्रांजिशन जोन से अराइज करेंगी, जबकि मोस्ट जो कार्सिनोमास है 70 to 80% वो पेरिफेरल जोन से अराइज करते हैं। इसके नतीजे में कार्सिनोमास ज़्यादातर डिटेक्ट होते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू, जबकि जो हाइपरप्लेजियाज है ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रोस्टेट में ग्लैंड्स होते हैं 2 सेल लेयर्स के साथ। एक फ्लैट बेजल लेयर होती है सेल्स की और उसके ऊपर एक कॉलमनार सिक्रीटरी सेल लेयर होती है। सराउंडिंग जो प्रोस्टेटिक स्ट्रोमा होता है उसमें मिक्सचर होता है, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होता है प्रोस्टेट, ठीक है, स्मूथ मसल और फाइब्रस टिश्यू। अब प्रोस्टेट इन्वॉल्व होता है इन्फेक्शस, इन्फ्लामेटरी, हाइपरप्लास्टिक और नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स में, जो कि जिनमें प्रोस्टेट कैंसर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकली।
सबसे पहला टॉपिक है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस जो 2 to 5% ऑफ द केसेस में होती है, जो सेम ऑर्गेनिज्म से होती है, जो एक्यूट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाते हैं। दूसरी होती है क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस जो 2 to 5% ऑफ केसेस ही है, ये यूरोपैथोजेंस की वजह से होती है। एंड थर्ड होती है क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम 90 to 95% केस में होता है। अब इसको जो है फर्दर डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है इन्फ्लामेटरी केसेस के अंदर, जो कि जिनमें हमें ल्यूकोसाइड्स मिलते हैं प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस में, और दूसरे नॉन इन्फ्लामेटरी केसेस जिनमें ल्यूकोसाइड्स एब्सेंट होंगे। अब जो डायग्नोसिस होती है प्रोस्टेटाइटिस की वो टिपिकली बेस्ड है बायोप्सी के ऊपर, हमने बायोप्सी करनी है और हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग्स इसमें नॉन स्पेसिफिक होती हैं, और बायोप्सी जो है इन्फेक्टेड प्रोस्टेटाइटिस की वो सेप्सिस करवा सकती है। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि डायग्नोसिस प्रोस्टेटाइटिस की डेवलप नहीं है ऑन दी बायोप्सी। एक एक्सेप्शन है ग्रेन्युलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस, जो कि प्रोस्टेटिक इंड्यूरेशन करवा सकता है, तो उससे जो है बायोप्सी उसमें करनी पड़ती है ताकि रूल आउट किया जाए प्रोस्टेट कैंसर को। यूएस में मोस्ट कॉमन कॉज जो है ग्रेन्युलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस का वो होता है इंस्टिलेशन ऑफ द बैसिलस काल्मेटी-ग्यूरिन BCG विद इन द ब्लेडर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल ब्लेडर कैंसर। उसके लिए हम ब्लेडर में उसको इंस्टॉल करते हैं BCG को, तो उसकी वजह से ये मोस्ट कॉमन कॉज है यूएस में ग्रेन्युलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस का। अब BCG होता क्या है, ये असल में एटीन्यूएटेड ट्यूबरक्यूलोसिस स्ट्रेन ही है जो कि ग्रेन्युलोमेटस इम्यून रिएक्शन करवा देगा, जो कि हिस्टोलॉजिकली इंडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम द ट्यूबरक्यूलोसिस। अब प्रोस्टेटिक जो ट्यूबरक्यूलोसिस है वो भी रेयरली होती है वेस्टर्न वर्ल्ड में। इसके अलावा फंगल ग्रेन्युलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस टिपिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में मिलती है। नेक्स्ट, नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्युलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस रिलेटिवली कॉमन है और ये स्टेम करती है फ्रॉम द फॉरेन बॉडी रिएक्शन जब हो जाए टू द फ्लूइड्स दैट लीक इनटू द टिश्यू फ्रॉम द रप्चर्ड प्रोस्टेटिक डक्ट्स एंड एसिनाई। तो उस फ्लूइड वगैरह जो लीक हुआ है उसके नतीजे में फॉरेन बॉडी रिएक्शन होगा, उसको हम नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्युलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। पोस्ट सर्जिकल प्रोस्टेटिक ग्रेन्युलोमास भी देखे गए। अब क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं प्रोस्टेटाइटिस में? अक्यूट जो बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है उसमें सडन ऑनसेट का फीवर होगा, चिल्स, डिसयूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन, पेरिनियल पेन और ब्लेडर आउटलेट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ये फिर आगे जाके सेप्सिस के साथ भी कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अगर इस अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस अगर सस्पेक्टेड है तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन याद रखिएगा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, जैसा कि प्रेशर उस बॉगी एक्सक्विसाइटली टेंडर प्रोस्टेट के ऊपर अगर प्रेशर पड़ा तो वो बैक्टीरियमिया भी करवा सकता है, तो इसलिए रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। दूसरी है क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, तो ये ज़्यादातर एसोसिएटेड होती है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ, ठीक है। UTI अगर बार बार हो रहा है ब्रैकेटेड बाय एसिम्प्टोमेटिक पीरियड्स, UTI हो रहा है बार बार, फिर बीच में एसिम्प्टोमेटिक पीरियड्स भी हो रहे हैं, तो उसमें जो है क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो इसमें जो प्रेजेंटिंग मैनिफेस्टेशन है वो प्रेजेंट करेगी लो बैक पेन होगा, डिसयूरिया, पेरिनियल और सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट। अब दोनों जो टाइप्स हमने देखे अक्यूट और क्रोनिक, दोनों में जो बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है उनको हम एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट करेंगे। थर्ड जो हमने कहा क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्या होगा कि क्रोनिक पेन होगा जो कि पेरिनियम की तरफ ही लोकलाइज्ड होगा, क्रोनिक होगा पेन, सुप्राप्यूबिक एरिया की तरफ या पेनिस की तरफ। अब पेन जो है ड्यूरिंग या आफ्टर इजैकुलेशन हो सकता है, ये इसमें प्रोमिनेंट फाइंडिंग होती है। इटियोलॉजी इसकी अनसर्टेन है और डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। इंडीड अब ये क्लियर नहीं है कि पेन जो है वो रिलेटेड है टू द एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्रोस्टेट। थेरेपी क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम की एम्पिरिकल होती है और वो डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ द सिम्टम्स। समझिए देखें, हमने प्रोस्टेटाइटिस डिस्कस किया कि बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस अक्यूट या क्रोनिक हो सकता है, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल इकोलाई या कोई और ग्राम नेगेटिव रोड की वजह से। क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम डिस्पाइट द शेयर्ड सिम्टमोलॉजी विद द क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस अननोन इटियोलॉजी रखता है और ये डिफ़िकल्ट होता है टू ट्रीट। दैन ग्रेन्युलोमेटस प्रोस्टेटाइटिस या तो इन्फेक्शियस हो सकती है BCG के ट्रीटमेंट के बाद या नॉन इन्फेक्शियस। नेक्स्ट टॉपिक है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये एक एक्सट्रीमली कॉमन कॉज होता है प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट का, जो कि रिजल्ट कर रहा है फ्रॉम द प्रोलिफरेशन ऑफ द स्ट्रोमल एंड ग्लैंडुलर एलिमेंट्स, ठीक है। स्ट्रोमा भी और ग्लैंडुलर एलिमेंट के प्रोलिफरेशन की वजह से प्रोस्टेट इनलार्ज कर गया है। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मैन में 40 ईयर्स ऑफ एज के बाद प्रेजेंट करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है प्रोग्रेसिवली देयर आफ्टर और ये 90% तक आ जाएगा बाय द 8th डिकेड ऑफ लाइफ। अब जो इसमें प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट है मैन की विद मैन में जो
बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ ये इंपॉर्टेंट कॉज बनती है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन का, क्योंकि उस पर प्रेशर देगी यूरिथ्रा पे। ऑल्दो इसका कॉज जो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का वो अभी तक इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एंड्रोजन डिपेंडेंट ग्रोथ स्ट्रोमल और ग्लैंडुलर एलिमेंट्स की इसका इसमें सेंट्रल रोल होता है। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है ये मेल्स में नहीं होगा जो कि कैटेस्ट्रेट हो गए हैं बिफोर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, या उन मेल्स में जिनको कोई जेनेटिक डिजीज़ है जो ब्लॉक कर देती है एंड्रोजन की एक्टिविटी को। ठीक है, तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये अल्टीमेट मीडिएटर है प्रोस्टेट की ग्रोथ के लिए, जो हमारे प्रोस्टेट के अंदर ही सिंथेसाइज होता है और फिर सर्कुलेट, कहाँ से सिंथेसाइज होगा, प्रोस्टेट के अंदर सिंथेसाइज होगा, लेकिन फ्रॉम द सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन से बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम 5-अल्फा रिडक्टेज। देखिए ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट करेगा और उसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बना देगा। एंजाइम याद रखिएगा 5-अल्फा रिडक्टेज टाइप 2। अब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाइंड करेगा हमारे न्यूक्लियर एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ, जो कि रेगुलेट करेगा एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स, उन जीन्स की जो कि ग्रोथ को और सर्वाइवल ऑफ द प्रोस्टेटिक एपिथेलियम को सपोर्ट करते हैं और स्ट्रोमल सेल्स को भी। आल्दो टेस्टोस्टेरोन हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड भी कर सकता है और ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करेगा, तो डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन लेकिन 10 टाइम याद रखिएगा ज़्यादा पोटेंट है टेस्टोस्टेरोन अलोन के साथ के बजाय। अब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की देखिए मोर्फोलॉजी, तो वर्चुअली जो सारे ये हमेशा जो है इनर ट्रांजिशन जो जोन हमने देखा प्रोस्टेट का उसमें होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अफेक्टेड जो प्रोस्टेट है वो बिल्कुल इनलार्ज हो जाएगा, उसका वेट टिपिकली 60 to 100 ग्राम हो जाएगा और उसमें हमें वेल सर्कमस्क्राइब्ड नोड्यूल्स नज़र आएंगी, जो कि नोड्यूल्स बल्ज कर रही होंगी उसके कट सरफेस से। तो इस फिगर में देखिए इसमें नोड्यूलर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया दिखाया गया है। वेल डिफाइंड इसमें नोड्यूल्स जो हैं ये कंप्रेस कर रही हैं यूरिथ्रा को इनटू अ स्लिट लाइक लूमेन। ये यूरिथ्रा बिल्कुल स्लिट लाइक लूमेन की जैसा हो गया, क्योंकि ये नोड्यूल्स हाइपरप्लास्टिक उसको ऐसे कंप्रेस कर रही हैं। तो ये नोड्यूल्स जो हैं ये सॉलिड भी हो सकती हैं या इनमें सिस्टिक स्पेसेस भी हो सकती हैं। अगर सिस्टिक स्पेसेस होंगी तो ये डायलेटेड ग्लैंड्स की वजह से बनी है। ठीक है, यूरिथ्रा कंप्रेस हो गया, हमने देखा एक नैरो स्लिट रह गई है, लेकिन हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स की वजह से ये नैरो हुआ है। कुछ केसेस में हाइपरप्लास्टिक ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल एलिमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल अंडर द एपिथेलियम लाई कर रहे होंगे ऑफ द प्रॉक्सिमल प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, यानी जो प्रॉक्सिमल प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है उसके एपिथेलियम के अंडर, उसके नीचे जो है हाइपरप्लास्टिक ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल एलिमेंट्स होंगे जो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे इनटू द ब्लेडर लूमेन एज अ पेडंकुलेटेड मास प्रोड्यूसिंग अ बाल वाल्व टाइप ऑफ यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी अगर ये ब्लेडर है तो उसमें ये प्रोस्टेट की जो है इतनी ज़्यादा इन्लार्जमेंट हो जाएगी कि वो ब्लेडर के अंदर लूमेन के अंदर एक पेडंकुलेटेड मास की तरह प्रोजेक्ट कर रहा होगा और यहाँ पे बाल लाइक ऑब्स्ट्रक्शन, बाल वाल्व लाइक यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है। अब जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स जो हैं ये बनी होंगी वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ प्रोलिफरेटिंग ग्लैंडुलर एलिमेंट्स के साथ और फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा होगा। जो हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड्स हैं वो टॉल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स के साथ लाइन हुए होंगे और पेरिफेरल लेयर होगी फ्लैटेंड बेजल सेल्स की। इस फिगर में देखिए यहाँ पे नोडुलर हाइपरप्लेजिया दिखाया गया है प्रोस्टेट का। ये लो पावर फोटो माइक्रोग्राफ है जिसमें वेल डिमार्केटेड नोड्यूल नज़र आ रही हैं एट द राइट ऑफ द फील्ड विद द प्रोपोर्शन ऑफ द यूरिथ्रा सीन ऑन द लेफ्ट। यहाँ पे ये नोड्यूल है, जबकि यहाँ पे थोड़ा बहुत यूरिथ्रा नज़र आ रहा है। बाकी जो केसेस होते हैं नोडुलर हाइपरप्लेजिया के, उनमें नोडुलैरिटी जो है वो प्रीडोमिनेंटली स्ट्रोमल की वजह से होती है रादर देन द ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन। अब इस फिगर में हाई पावर फोटो माइक्रोग्राफ है जिसमें हमें मॉर्फोलॉजी नज़र आ रही है हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड्स की, जो कि लार्ज हैं और इनमें हमें पेपिलरी इनफोल्डिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, उन हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड्स में लाइन हुए हैं टॉल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स से और पेरिफेरल फ्लैटेंड बेजल सेल्स हैं। ग्लैंडुलर जो ल्यूमिना है उसमें हमें लैमिनेटेड प्रोटीनेशियस कोई सिक्रीटरी मटेरियल मिलेगा जिसको हम कॉर्पोरा एमेलाइशिया कहते हैं। ये उस ग्लैंड के लूमेन में होगा। ठीक है, प्रोटीनेशियस सिक्रेटरी मटेरियल। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, क्योंकि प्रेफरेंशियली जो इनर पोर्शन है प्रोस्टेट का उसको इन्वॉल्व कर रहा है, तो मोस्ट कॉमन हमने कहा मैनिफेस्टेशन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऑफन इसमें क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ डिफ़िकल्टी इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रीम ऑफ यूरिन, यानी हेजिटेंसी की इसको कंप्लेन होगी पेशेंट को, डिफ़िकल्टी टू वॉइड। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग द स्ट्रीम ऑफ यूरिन। इसके अलावा इंटरमिटेंट इंटरप्शन ऑफ द यूरिनरी स्ट्रीम भी हो सकती है।
यानी यूरिनरी स्ट्रीम जब स्टार्ट अगर हो भी गई तो उसमें वो इंटरमिटेंटली इंटरप्ट होगी वाइल वॉइडिंग। अब इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये फ्रीक्वेंटली अकम्पनी होंगे कि पेशेंट को यूरिनरी अर्जेंसी भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी, नॉक्चूरिया, ये सारे इंडिकेटिव हैं कि ब्लेडर की इरिटेशन हो रही है, उस वजह से ये सिम्टम्स हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में सिर्फ 10% ऑफ द मैन में होंगी तकरीबन विद द पैथोलॉजिक एविडेंस ऑफ द प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। यानी जिनको पता है कि उनको BPH है तो उनमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साथ में होंगी 10% केसेस में। अब प्रेजेंस रेजिडुअल यूरिन की ब्लेडर के अंदर हो रही है, यानी पीछे यूरिन रेजिडुअल रह रहा है क्योंकि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो उसकी वजह से पीछे रेजिडुअल रह रहा है, तो वो रिस्क बढ़ा देगा UTI का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। अब कुछ जो अफेक्टेड मैन हैं उनमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया आगे जाके कंप्लीट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा सकता है, तो उसके नतीजे में पेनफुल डिस्टेंशन हो जाएगा ब्लेडर का, बिल्कुल ही डिस्टेंड कर जाएगा पेनफुली, और एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के बगैर जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी जो जाके किडनी को इलाज करेगी। हम चैप्टर 4 में डिस्कस करके आए हैं, चैप्टर 14 में, ठीक है, किडनी वाले चैप्टर में। इनिशियल ट्रीटमेंट होता है फार्माकोलॉजिक कि हम टारगेटेड थेरेप्यूटिक एजेंट्स ऐसे देंगे जो कि डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन को ही इनहिबिट कर दें फ्रॉम द टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि यही उसकी ग्रोथ करवा रहा है ना स्ट्रोमा वगैरह की ग्लैंड्स की, तो ये नहीं होगा। इसको इनहिबिट करेंगे तो हमने 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स देने हैं, ठीक है। या फिर प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाना होगा बाय ब्लॉकिंग द अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। इसके अलावा वेरियस सर्जिकल टेक्निक्स भी रिजर्व की गई हैं जो सीवियरली सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं उनके लिए, जो कि रिकैल्सिट्रेंट हों टू द मेडिकल थेरेपी, तो उनके लिए सर्जिकल टेक्निक्स हैं। समरी है देन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसमें हमने कहा प्रोलिफरेशन होती है बिनाइन स्ट्रोमल की भी और ग्लैंडुलर एलिमेंट्स की। डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जो है ये एंड्रोजन है जो टेस्टोस्टेरोन से डिराइव होता है, मेजर यही हार्मोनल स्टिमुलस है इसकी प्रोलिफरेशन का। BPH ओरिजिनेट करता है पेरीयूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन से। हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स एग्जिबिट करेंगी वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ स्ट्रोमा एंड ग्लैंड्स, ठीक है, उन नोड्यूल्स में स्ट्रोमा भी है, ग्लैंड्स भी। फिर हमने देखा कि हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड जो है 2 तरह के सेल्स के साथ लाइन हुए हैं, इनर वाली कोलमनार लेयर है और आउटर लेयर जो है वो कंपोज है फ्लैटेंड बेसल सेल्स के साथ। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है इस तरह